हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस मैथ्स की क्लास में। मैं आपका गौरी सर। और थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट किया मैंने कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पर आपको वीडियोस पहुंचाता रहूं, जिससे कि आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेट के बारे में, उसके प्रेजेंटेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें को समझ में भी आ गई, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा। अभी हम बहुत से क्वेश्चन भी आगे करेंगे जो पूरे इस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर देगा। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है कि भाई देखिए, होता क्या है कि अगर आप एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल ये कि जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में बच्चे आते हैं जो कि कलेक्शन है। तो स्कूल के सारे बच्चों का जो कलेक्शन है वो एक सेट हो गया, ठीक है। अब उस सेट को हमने क्या किया, डिफाइन करना शुरू किया। अब बच्चे अगर आगे, तो ऐसा तो नहीं बस बच्चे आगे और रख दिया और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। हम कैसे पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से। तो हमने उनकी क्लासेस डिफाइन की। जो क्लासेस डिफाइन की, तो उन क्लासेस को हमने जो है बताना शुरू किया कि ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ठीक है। यह हमने कहना शुरू किया कि क्लास 1 से 5th तक प्राइमरी है, 6 to 8 तक जूनियर है, 9 से 12 तक सीनियर है। तो हमने ये नाम क्यों दिया? हमने नाम इसलिए दिया कि जब हमें कोई चीज़ उसको मैनेज करनी हो, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1 to 5th के सारे टीचर्स या 1 to 5th के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ कलेक्ट हो जाएं। या हम कह सकते हैं कि क्लास 9th एंड 10th के सारे बच्चे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएं। या सीनियर क्लास में हम जो कह सकते हैं कि सीनियर क्लास के बच्चे इकट्ठे हो जाएं। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम जो नेमिंग करते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है करना। तो उसी के बेस पे यहाँ पर मैं एक बात करने आ रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहा हूँ कि हमने उनकी प्रॉपर्टी की बेस पर, उनकी क्वालिटी के बेस पर हमने जो है सेट्स को डिफाइन किया है, उनको बनाया है कि ये इस अगर है तो इस टाइप के सेट में आएगा, ये है तो इस टाइप के सेट में आएगा। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें। पहला है फाइनाइट सेट्स, ठीक है। फाइनाइट सेट्स, तो जैसे नाम से मालूम चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, जो फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास फाइनाइट हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें हम नंबर्स को काउंट कर सकें, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सेट चूंकि बहुत ब्रॉड एरिया है और इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स हैं, बहुत रिसर्च है, बट हम यहाँ पर क्लास 11th के स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फाइनाइट ही बोलेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर काउंटेबल वर्ड यूज कर लिया, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स जाते हैं, जो हायर क्लास में जाके थोड़ा सा इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों को जो है डिफाइन करते हैं। तो मैं वहां पर उस वर्ड्स पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर इन चीजों पे ध्यान दूंगा कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। इतने हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या हो, फाइनाइट हो, जिसमें हम नंबर्स को हम काउंट कर सकें, जहां पर हमें उस नंबर का यानी उस सेट में पहला नंबर मालूम हो और आखिरी नंबर मालूम हो। आखिरी नंबर मालूम होने का मतलब क्या है कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पहला एग्जांपल लिया, सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, एक सेट लिया मैंने ए। मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, इस जो सिंबल यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, एक्स सच दैट होता है ये, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। पता है ये बिलोंग्स टू होता है, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 100। देखिए, मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है, लेकिन मैंने लिखने का तरीका बदल दिया है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं क्या, x such that x belongs to n where x is less than or equal to 100। इसका मतलब क्या है, इट इज जस्ट
काउंटिंग नंबर अप टू 100। ठीक है, तो इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 100। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या मालूम चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मालूम चल रहे हैं कि ये फाइनाइट है भाई। 1 से स्टार्ट किया 2 3 4 अप टू 100 तक हम पहुंच गए हैं। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। हम इनको काउंट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है, अब अगर फाइनाइट सेट्स होते हैं तो फाइनाइट सेट्स में एक चीज और जुड़ती है, और वो क्या होती है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। ठीक, जैसे कि नंबर ऑफ फाइनाइट अगर इनमें एलिमेंट्स हैं तो उसकी काउंटिंग भी होगी, काउंटिंग होगी तो उसी काउंटिंग को हम क्या बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसका यूज करेंगे आगे बहुत सी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में। कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टी पे बेस्ड कई थ्योरम्स होती हैं जिसको हम यूज करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में, बहुत सारे। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इसको लिखना चाहिए इन अ फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ये एक सेट था, ठीक, ये देखिए यहाँ पर सेट ए है, तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ लिखूं कार्डिनल नंबर तो मैं लिखूंगा एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ए। और यहाँ पर कितने हैं इसमें, 100। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 100। दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कोई भी सेट लिख सकते हैं उसमें, तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट के ही निकलेंगे, क्योंकि और जिसका हमें फाइनाइट सेट का जिसके एलिमेंट्स का पता ही नहीं है उसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है और उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर। अब इसके बाद जब फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सेट की बात भी होगी फिर भाई, क्योंकि हो सकता है कि जो फाइनाइट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इनफाइनाइट होंगी, जैसा कि हमने पिछली बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में देखा था, नंबर सिस्टम के बेस्ड जो सेट्स थे उसमें हमने देखा कि बहुत से सारे सेट जो थे वो क्या थे, इनफाइनाइट थे। तो थर्ड, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मैं एक वर्ड से अगर आप कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, या मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ सेट्स आर अनकाउंटेबल, तो मैंने कहा कि काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा यहाँ पर जो है विवाद खड़ा कर सकते हैं। हायर क्लास में आप जाएंगे तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पर बहुत सी थ्योरम्स होती हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो मैं वहां पर काउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर इसलिए मैंने यूज किया वर्ड फाइनाइट। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। जिस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट। ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट या नॉट फाइनाइट एक ही मतलब हुआ। तो इनफाइनाइट नंबर हो गए, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान ली मैंने लिया नेचुरल नंबर n 1 2 3 डॉट 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 डॉट, तो कहां तक जा रहा है, ये कोई लिमिट नहीं है इसकी। लास्ट एलिमेंट लास्ट नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं आप जीवन में, कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स फिनिश ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेट है कैसा है, ये इनफाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है,
इनफाइनाइट सेट्स हैं। तो अगर ये इनफाइनाइट सेट है तो क्या है, कार्डिनल नंबर इनका डिफाइन होगा? बिल्कुल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कार्डिनल नंबर तो उनका डिफाइन होता है जो फाइनाइट सेट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड तो कर सकें, भाई पहला एलिमेंट ये है और लास्ट एलिमेंट ये है। अब यहाँ पर हमको लास्ट एलिमेंट पता ही नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने एलिमेंट्स इसमें हैं? तो कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट का डिफाइन नहीं होता है। अब आप इसमें बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स की कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत होती है कि एक या दो एग्जांपल से समझा देना। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत एग्जांपल्स ऐसे भी आएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है जिसमें देखने पे लगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, या कार्डिनल नंबर इसका डिफाइन है या नहीं है, या किस टाइप का सेट है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने पे समझ में आते हैं। लेकिन एग्जांपल लेके समझाने के लिए एक या दो एग्जांपल सफिशिएंट होता है। मैं अभी टारगेट करूंगा कि पहले थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर ले, फिर धीरे धीरे हम लोग जो है क्वेश्चंस पार्ट पे आएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस को करेक्ट करके मैं वर्क करके आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। जिसमें कि 2-3 एक्सरसाइज होगी जो सेट के थ्योरम्स पे, सेट के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगी, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ और इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं यहां पर ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए जब हम फाइनाइट सेट की बात कर ली, इनफाइनाइट की बात कर ली, तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे, ज्यादातर डिस्कशन करेंगे हम उसमें बात करेंगे फाइनाइट सेट में। ये भी आएगा लेकिन हम इसमें ज्यादातर बात करेंगे फाइनाइट सेट में। तो फाइनाइट सेट्स में जब बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि लगभग समान। इक्विवेलेंट और इक्वल दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। इक्विवेलेंट मतलब लगभग जैसा, और इक्वल का मतलब क्या होता है, एकदम वही। ठीक है, जिसे कहते हैं कि वो मेरा जो है छोटे भाई जैसा है, तो छोटे भाई जैसा है मतलब ऐसा नहीं छोटा भाई ही है। लेकिन अगर कहें कि नहीं वो मेरा छोटा भाई है, तो इसका मतलब वो आपका वाकई रियल ब्रदर है। लेकिन कहें छोटा भाई जैसा ही है, तो मतलब वो छोटा भाई जैसा है लेकिन रियल ब्रदर नहीं है। तो यही अंतर होता है इक्विवेलेंट और इक्वल में। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? देखिए ये इक्विवेलेंट सेट जो प्रॉपर्टी बेस्ड है वो बेस्ड है कार्डिनल नंबर पे। देखिए किस तरीके से होता है। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया दो सेट्स ले लिए ए एंड बी। ठीक, ए एंड बी मैंने दो सेट्स ले लिए। अब अगर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, ये दोनों ही जो सेट्स हैं ये दोनों सेट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो गए तो हम कहेंगे इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक एग्जाम सेट लिया ए, जिसमें लिया ए ई आई ओ यू। ठीक है, दिस इज यू। ठीक, ये क्या है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। फिर मैंने एक सेट ले लिया बी, जिसमें ले लिया 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बोथ आर इक्वल, सेम। तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। देखिए समझने के लिए एक ही एग्जांपल सफिशिएंट होता है, वैसे हम बहुत से क्वेश्चंस अभी करेंगे भी और करेंगे। ठीक है, तो अभी समझाने के लिए फिलहाल इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं
जब इक्विवेलेंट की जैसे भाई जैसे की बात कर ली, तो अब भाई की बात कर लिया जाए। तो इक्विवेलेंट सेट्स के बाद अब आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब देखिए इसमें क्या बात होती है। इक्वल सेट्स में क्या होता है कि देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम होते हैं, बट एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करते हम। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं सारे, एक दो सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। अब इक्वल सेट्स की बात करें तो इक्वल का मतलब क्या होता है, दो क्वांटिटी इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो दोनों सेम ही हों। तो जब हम इक्वल सेट्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए if number of elements in set A is equal to number of elements in set B and A is equal to B and A is equal to B, ठीक है, then A and B are equal sets, then A and B are equal sets। यहां पर A और B के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, यहां पर किसके बारे में बात हो रही थी, कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स के बारे में बात हो रही थी। यहां पर क्या बात हो रही है कि कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स के बारे में बात हो रही है, और नंबर ऑफ और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात हो रही है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक। यहां पर जैसे अगर लिखना चाहें हम, तो यहां पर हमने क्या ध्यान दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या ध्यान दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें हमने दोनों पे ध्यान दिया। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक लेता हूं, एक मैंने सेट लिया कि सेट A इज इक्वल टू, मैंने एक सेट A ले लिया जिसमें x सच दैट, बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसको कि आप समझ में आ जाए और आप भी सिंपल एग्जांपल बना सकते हैं, दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज, ठीक है, x इज व्हाट 1, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। एक सेट ये बन रहा है, अब जब एक सेट B बनाए, ठीक है, तो B में मैं ले सकता हूं क्या, 2, 3, 4, ठीक। देखिए दो मेथड हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी मेथड एंड रोस्टर मेथड, ठीक। तो जिसमें हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म जो है लिस्टिंग मेथड पढ़ा, ठीक, नाम अलग अलग है बट ठीक है वो सिनोनिम्स है, बट कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई इसको हमने प्रॉपर्टी मेथड से लिख दिया, उसी सेट को मैंने जो है टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों सेट कहने को तो सेम है, लेकिन फिर भी लिखा अलग अलग गया है, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है कि इसमें जो एलिमेंट आ रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे कितने आने वाले हैं, 3, भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो 1 से 5 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स है वो क्या होंगे, 2, 3, 4, और ये जो सेट है B, इसको मैंने लिया, इसमें 2, 3, 4 लिख दिया, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इसमें जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों क्या हैं, सेम है। तो इससे क्या मालूम चला कि ये दोनों जो सेट्स हैं वो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों पे ध्यान देते हैं कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इसमें देखो एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो गए या कुछ एलिमेंट्स सेम भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दोनों के बारे में बात की जा रही है। एक इस पे छोटा सा रिमार्क देख लेते हैं क्या है।
ठीक है। देखिए सेट थ्योरी थोड़ी सी, देखिए नाम से मालूम चल रहा है कि थियरी है, तो थियरी जिसमें बहुत सारे थियोरेटिकल पार्ट होते हैं। और मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो थियरी पार्ट होता है ये मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। दो तरह के मैथमेटिक्स होते हैं, अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब जरा देखिए। ठीक, एक इसका छोटा सा रिमार्क देख लेते हैं, रिमार्क भी देख लेते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन अगर हम इसकी इक्वलिटी की बात को हटा दें और हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान दें तो ये इक्विवेलेंट भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट भी होते हैं। ठीक है, बट आपने यहां क्या देखा कि ये इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट टाइप्स ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स तो होते हैं, बट जो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। डेफिनेशन से आपको समझ में आ जा रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, इसने आधी पार्ट को कवर कर लिया इसका। लेकिन इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्या इसमें सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं? नहीं है। यानी इसकी आधी डेफिनेशन को इसने तो फॉलो कर ली, लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशन को इसने फॉलो कर लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बट इसी चीज को हम बोलते हैं कन्वर्स, कि मतलब ये वाली चीज तो ये हो जा रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली चीज इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, कि मतलब इक्विवेलेंट सेट कभी इक्वल नहीं हो सकता है, बट इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहां एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो एक चीज ये हमारे सामने हो गई। एक रिमार्क और मैं लिखवाना चाहता हूं इसमें कि देखिए होता क्या है कि यहाँ सेट थ्योरी में हम कोई भी चीज को, हर चीज को एग्जांपल के रूप में या इस तरीके से लिख नहीं सकते हैं। हमें उसको लिखने के कई तरीके भी, मतलब कुछ सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ सिस्टम को लिखना पड़ता है कि जैसे हम एक जर्नल एलिमेंट दिखाते हैं, तो जैसे हम सेट थ्योरी में एक चीज यूज करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दी x बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या होता है कि x एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब x इज रिप्रेजेंटिंग अ नेचुरल नंबर। तो अगर x किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो x उस सेट के पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर ध्यान देने की बात है कि अगर x किसी सेट में है और x किसी दूसरे सेट में भी है, ठीक है, कि अगर x एक ही एलिमेंट एक सेट में भी है और वही एक दूसरे सेट एलिमेंट दूसरे सेट में भी है और दोनों x सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि A एंड B आर इक्वल। ठीक है, A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ x belongs to, ठीक है, A, this implies x belongs to B। अगर हम इधर से जाएंगे तो x belongs to A implies x belongs to B, और जब इधर से आएंगे तो कह सकते हैं कि x belongs to B implies to x belongs to A। यानी कहने का मतलब x कोई जनरल एलिमेंट है। मैंने कोई दो सेट्स A एंड B ले लिए, उन दो एलिमेंट सेट्स में अगर कोई एलिमेंट x है, जनरल एलिमेंट,
एक्स ए में भी है, यानी एक्स मतलब जनरल, जनरल मतलब सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट ए में है और अगर वही एलिमेंट बी में है, और अगर बी में है और वही सारे एलिमेंट ए में है, तो वो क्या कहलाएंगे, ए एंड बी आर इक्वल। यानी दो सेट्स इक्वल तभी होंगे, जैसे यहां देख लो, यहां पर क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 4, यहां पर भी 2 3 4 है, यानी ए के सारे एलिमेंट कहां पर हैं, बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स कहां पर हैं, ए में है। तो ये दोनों सेट्स क्या कहला जाएंगे, ए एंड बी आर इक्वल। ये एक क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती थी, लिखाई जाती थी, बट अब तो काफी सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही मैथमेटिकल और जो है क्या कहते हैं, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं लिखने के लिए, और बहुत ही टिपिकल हुआ करते थे ये पहले। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल कर दिया गया, सिर्फ वेन डायग्राम और कुछ एग्जांपल्स पे हम सम करते हैं, तो बहुत आसान हो गया सेट थ्योरी पहले से। चलिए, तो ये हमारी जो डेफिनेशन ये होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हो गए। अब हम एक दो सेट्स के बारे में और पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होता है। ठीक है, ये तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो गई। फिर इक्विवेलेंट और जो इक्वल सेट्स की बात हो गई। अब फाइनाइट सेट में भी और तरह के सेट्स होते हैं, जो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो अगला सेट आ रहा है वो सेट आएगा, ठीक है, ठीक, ये हो जाने वाला है एम्प्टी। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, नल और वाइड। ठीक है, नल, ठीक है, एम्प्टी और वाइड, VOID, VOID वाइड, एम्प्टी, नल और वाइड सेट, तीनों का मतलब एक ही है। एम्प्टी मतलब खाली, नल मीन्स जीरो, वाइड मीन्स बेकार। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना हो रहा है कि ऐसा सेट जिसमें जीरो एलिमेंट नहीं, जीरो एलिमेंट का मतलब जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, जीरो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, नथिंग, कुछ भी ना हो, नो एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा सेट, ठीक है, अ सेट having no elements, ठीक है, a set having no elements, अगर ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो सेट क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको कैसे डिनोट करते, कैसे लिखते हैं, देखिए, इट इज डिनोटेड or you can say the written as denoted or written as what, ठीक, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक, इसको हम बोलते हैं फाई, ग्रीक अल्फाबेट। ठीक है, में एक ग्रीक लेटर होता है जिसमें हम एक सिंबल यूज करते हैं फाई। ठीक है, या तो हम खाली ब्रैकेट लिखते हैं इस तरीके से, या हम फाई का यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, एम्प्टी सेट, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। एक एग्जांपल छोटा सा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल से जब आप वापस आ जाते हो तो उस समय स्कूल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, एकदम खाली, कोई भी बच्चा वहां नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें आप रात के 11 बजे 12 बजे भी आप अगर सोचेंगे तो स्कूल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्लासरूम्स क्या होंगी, खाली होंगी, एम्प्टी होंगी। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना आने पाए, यानी रात के 12 बजे की सिचुएशन ऐसी होती है कि स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो सिचुएशन, कंडीशन, क्राइटेरिया, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि इस क्राइटेरिया या कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, वो सेट बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन, रात के 12 बजे किसी भी स्कूल में कोई बच्चा नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में वहां पर जो वो स्कूल क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उस केस में उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, उसको हम डिनोट ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे। एक चीज यहां समझने वाली है, बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने
ऐसे लिख दिया तो ये नॉन एम्प्टी कहलाएगा। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि फाइव किसी भी, मैंने बताया था कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, सेट को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखना। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये, तो ये भी क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट यानी इस सेट के अंदर भी एक सेट भरा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो झोले हैं, वो दोनों झोले बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, अगर आपने एक झोले को उठाकर दूसरे खाली झोले में रख दिया, ठीक है, तो अब क्या दूसरा वाला झोला खाली रह जाएगा, नहीं। उसको क्या कहेंगे हम कि नहीं भाई ये खाली नहीं है, इस झोले के अंदर एक झोला है। तो वही चीज है कि भाई दोनों खाली सेट थे, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ किसी के अंदर रख दें, यानी एक दूसरे के में किसी एक को रख देंगे, तो वो खाली नहीं रहेगा, वो कहलाएगा नॉन एम्प्टी। तो ये एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, और नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट आ जाता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, बाकी ज्यादा होने को तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हो जाते हैं वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट। बहुत ही जरूरी है इस चीज को, सिंबल को लेके क्लियर होना, क्योंकि बहुत से ज्यादा कई जगह लोगों को डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे एक दो स्टेप्स और बढ़ते हैं, एक और दो तीन सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए सेट थ्योरी को पढ़ना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाले सिलेबस में भी, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी, आगे आने वाले ये हायर क्लासेस स्टडीज में इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब द सेट्स विच आर नॉट एम्प्टी, या लिख सकते हैं सेट्स having at least one element। ऐसे सेट्स जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, होने को तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट क्या है, सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे कि हमने बहुत ढेर सारे एग्जांपल नॉन एम्प्टी सेट देख ही लिए, नंबर सिस्टम पे बहुत ढेर सारे देख लिए, अभी हमने बहुत से एग्जांपल इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में हमने देख लिया। ठीक है, फिर हमने देखो यहाँ देख लिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कम से कम एक सेट हो। ठीक है, एक एलिमेंट हो, सॉरी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सेट मैंने लिया जिसमें मैंने लिख लिया 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी है। ठीक, एक सेट मैंने लिया 2 4 6, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। तो फाइनाइट सेट जब पढ़ा हमने, तब उसमें ये सब सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं। तो सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं, सेट्स हैविंग
ओनली वन एलिमेंट, सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। यहां पर ओनली वन एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। यहां पर एक होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी एग्जांपल को मैं उठाकर, ठीक है, इसी एग्जांपल उठाकर मैं यहां रखूं, ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। इस एग्जांपल उठा के यहां रखते हैं, ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है, यानी ओनली सिंगलटन मतलब सिंगल। इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है सिंगल, देखिएगा ध्यान से यहां पर, तो ये जो वर्ड जुड़ा हुआ सिंगल, सिंगल से मतलब वन एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे सेट्स जिसमें वन एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट एग्जांपल्स बना सकते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स बना सकते हैं, बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, चलिए। अब हम लिखते हैं यहां पर पेयर सेट्स। किसकी बात हम करते हैं, पेयर सेट्स की। तो पेयर सेट्स का मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब कितने चाहिए, दो। तो सिंगलटन सेट में एलिमेंट वन, ठीक है। पेयर सेट में इसको लिख सकते हैं सेट्स हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग ओनली टू एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं बट दे शुड बी वेल डिफाइंड। एग्जांपल ले लीजिए, ठीक, मैंने ले लिया 6 7, दो एलिमेंट्स हैं, पेयर सेट। नेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं, 4 16, पेयर सेट, ठीक। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, दो एलिमेंट्स हैं। फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स बना सकते हैं इसमें आप, ठीक है। सिंगलटन सेट है, पेयर सेट हो गया, ठीक है। एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। हम इसमें करेंगे भी, आगे भी क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस में करेंगे, समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ एक दो टाइप के और सेट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पेयर सेट्स। अब इसमें हम देखते हैं आगे भी, भाई देखिए जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात हम करते हैं, ठीक है, तो अब आप देखने को कह सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, देखिए इसका सीक्वेंस ये भी हो सकता था कि हमने स्टार्टिंग की नल सेट से, ठीक है, फिर हम आए यानी एम्प्टी सेट से स्टार्टिंग की, फिर हम आए नॉन एम्प्टी सेट्स पे आए, फिर हम नॉन एम्प्टी सेट से किस पे आए, सिंगलटन सेट्स पे आए, सिंगलटन सेट से हम किस पे आए, पेयर सेट्स पे आए। अब पेयर सेट्स के बाद ऐसा नहीं कि 3 एलिमेंट्स के लिए अलग डेफिनेशन होगी, फिर 4 एलिमेंट्स की अलग होगी, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी। डेफिनेशंस इसके बाद जो आएगी वो आएगी फाइनाइट सेट, कि भाई अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट हो गए बट लिमिटेड है तो फाइनाइट सेट हो गए, और ज्यादा एलिमेंट्स हो गए बट अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट हो गए, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि सीरीज में ये पहले आ सकता है, वो बाद में भी है, या उसको हम बाद में पहले पढ़ लिए, इसको बाद में पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें एक चीज आती है और कि सेट्स ऑफ सेट्स, सेट्स ऑफ सेट्स,
सेट्स ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, सेट्स ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि सेट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स ऑफ सेट्स का मतलब क्या है कि जहां पर सेट के मतलब एलिमेंट्स इकट्ठा होते थे, एलिमेंट्स रखे जाते थे, अब उसकी जगह हम सेट रखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेट्स ऑफ सेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये लेते हैं, एक मैंने सेट बनाया एक्स, ठीक है, जिसमें मैंने लिया एन, फिर मैंने ले लिया इसमें क्या, आर, ठीक, फिर मैंने इसमें ले लिया कुछ सी। एन क्या है? कैपिटल एन नेचुरल नंबर है, कैपिटल आर, ठीक है, रियल नंबर है, कैपिटल सी कॉम्प्लेक्स सेट है। तो इसका मतलब अगर हमने इन सेट्स को एक सेट के अंदर ऐसे लिख दिया तो हमने कहा ये सेट्स ऑफ सेट्स हो गए। यानी सेट्स को सेट के अंदर लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेट ऑफ सेट, यानी फैमिली ऑफ सेट्स को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ सेट। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स। अच्छा, ये सेट्स ऑफ सेट्स है, तो ये जो नेचुरल नंबर है, जो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये कैसे सेट्स हैं? इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ सेट्स में एक कलेक्शन क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट्स का हो गया, ठीक। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए y, ठीक। इसमें भी देखिए यहां पर 6 7 क्या है? एलिमेंट है। यहां पर 4 और 6 16 क्या है? एलिमेंट है। बट अगर हम इसको ऐसे उठाकर देखना, यहां से ऐसे उठाकर मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ध्यान देना। अब ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? सेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आते ही ये सब क्या बन जाते हैं? एलिमेंट। ये सब क्या बन गए? एलिमेंट। ये सब क्या बन गए? एलिमेंट। लेकिन ये अपने आप में खुद क्या है? एक सेट है। ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप सेट है। लेकिन जब हम इसको सेट में यहां रखेंगे तो एज ए एलिमेंट बन जाएंगे। तो इस y के लिए ये एलिमेंट ही है, लेकिन है अपने आप में एक सेट। तो क्या हो गया? देखो, सेट ऑफ सेट्स, NRC, ये भी क्या है? एक सेट ही है, लेकिन इस ग्रुप में ये एज ए एलिमेंट काम कर रहा है। तो ये एज ए एलिमेंट है बट है सेट्स। तो सेट्स ऑफ सेट्स ये क्या कहलाता है? ठीक है, सेट्स ऑफ सेट्स। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सेट्स ऑफ सेट्स है तो पावर सेट्स क्या है? तो पावर सेट्स की बात हम आगे करेंगे जब आएगा, वो डिफरेंट चीज है। बट ये एकदम टोटली डिफरेंट है, वो उससे अलग है, ठीक है। तो सेट्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो आज की बात हमने की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात की, तो ये आज के लिए हम इतना रखते हैं। इसको समझना है, बहुत रिवाइज करना है, इसको आप पढ़ना है, इसको आप रिलेट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले एक्सरसाइजेज में, चैप्टर्स में आपको हेल्प करें। देखिए, मैंने कोशिश की है, मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, कि मैं बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ और यहाँ पर डिस्कस करूँ, ठीक है। उसके लिए आप जो है बने रहिए मेरे साथ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।